हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th की फिजिक्स का, साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक छोटा सा चैनल है बच्चों, द फिजिक्स कोच। गॉसेस थ्योरम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है बच्चों सॉलिड एंगल। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का बच्चों एक और नाम है कॉनिकल एंगल या एंगल इन 3 डायमेंशन। तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉनिकल एंगल और एंगल इन 3 डायमेंशन। एंगल इन 3 डायमेंशन। देखो बच्चों, मान लो जो हमारे पास एक ऐसे स्फेरिकल सेल है या हॉलो स्फीयर कह दो, इसका सेंटर O है। इसके ऊपर बच्चों हमने एक छोटा सा सर्किल बना लिया। इस सर्किल के सभी पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो एक कोनिकल एंगल बनेगा। सपोज करिए इस कोनिकल एंगल की वैल्यू बच्चों है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा आप ऐसे भी लिख सकते हो और कुछ बुक राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं डी ओमेगा। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ये जो सरफेस है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर होगा। एरिया वेक्टर को भी हम लोग डीए से, ठीक, या डीएस से लिखा करेंगे। अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं बच्चों तो अलग अलग तरह के नोटेशंस होते हैं, तो डीए और डीएस से लिखे करेंगे। तो एक चीज यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बार बार सुन के समझ में आ ही गया होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन हाउ इट्स डायरेक्शन इज डिफाइंड। इस डायरेक्शन इज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा आप लोगों की तरफ, ठीक है। और अगर हम रूफ की बात करें तो उसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। वो सरफेस जहां पर हमारा पैर है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा। अगर ऐसे हम कोई सरफेस ले लें तो यहाँ पर अगर इस सरफेस की बात करें, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड इधर होगा। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is taken normal to the surface outward. Normal to the surface outward, बाहर की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही थी कॉनिकल एंगल या सॉलिड एंगल की। इसमें एरिया वेक्टर आया, थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला है जो आप लोगों ने इस तरह का फार्मूला जो है ऊपर भी पढ़ा होगा 11th की क्लास में, ठीक, जब आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया जा रहा था। तो फॉर्मूला क्या है, सॉलिड एंगल इक्वल टू, इसी कॉनिकल एंगल को सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा लिखा हुआ है, कोई भी एक नोटेशन यूज कर लीजिए। एरिया हमने डी ए यूज कर लिया, रेडियस मान लीजिए इसका आर है। तो यहाँ से सेंटर ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया। इस समय रेडियस वेक्टर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो बाई आर स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है बच्चों, ठीक। अगर इस छोटे से कोनिकल एंगल की बात करें, ये कोन जैसा एंगल है, तो इसका फार्मूला ये आ गया। अगर हम इंटीग्रेट करें और पूरा कोनिकल एंगल निकालें 3D में, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए बाई आर स्क्वायर।
आप चाहो तो ये सरफेस का इंटीग्रेशन है तो यहाँ सफिक्स एस लगा सकते हो, जब वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा तो वी लगा देना, जब लाइन का इंटीग्रेशन कहीं पर आएगा तो एल लगा देंगे, और ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज का भी सिंबल लगा सकते हो। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ओमेगा, तो अगली लाइन में यहाँ लिखता हूँ डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा, और आर स्क्वायर 1/r² कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन सिंबल से आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या है, इस इंटीग्रेशन के सिंबल से आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। तो अगली लाइन में लिखेंगे बच्चों ओमेगा इक्वल टू एरिया, इसका पूरा एरिया होगा 4πr², तो 4πr² बाई r², तो r² से r² कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4π स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है बच्चों स्टेरेडियन, STERA DIAN स्टेरेडियन। तो किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा हमने कॉनिकल एंगल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो किसी पॉइंट के चारों तरफ 3D में जो टोटल सॉलिड एंगल या कॉनिकल एंगल या एंगल इन 3 डायमेंशन का सम आता है उसकी वैल्यू आती है 4π स्टेरेडियन। तो बच्चों इसको याद रखिए। इसमें यहाँ पर जो मैंने डायग्राम लिया है ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है किसी पॉइंट O के अबाउट। अगर डायग्राम थोड़ा एसिमेट्रिकल है तो भी ठीक वैल्यू यही आएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई भी 3 डायमेंशनल उल्टा सीधा ऑब्जेक्ट ले लिया, आलू प्याज टमाटर समोसा कुछ भी, और इस पॉइंट O पर हमें एक यहाँ पर हमने पैच बना दिया सर्किल और इससे इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर। बच्चों इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर ले लिया, DA या DS से कुछ भी लिख दिया, रेडियस वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ये एंगल मान लिया थीटा, तो DA का कंपोनेंट इधर आ जाएगा बच्चों DA cos थीटा, और इधर आएगा बच्चों DA sin थीटा, DA sin थीटा। तो यहाँ पर ये वेक्टर रेडियस, ये एरिया वेक्टर रेडियस के अलॉन्ग है, यही हम लेंगे क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो सरफेस होगा वो यहाँ एंगल फ्रेम करेगा। DA sin थीटा के करस्पॉन्डिंग जो सरफेस होगा वो ऐसे होगा, वो रेडियस के अलॉन्ग होगा, वो एंगल फॉर्म नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर मान लो डी ओमेगा है, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, सॉलिड एंगल इक्वल टू सॉलिड एंगल या कोनिकल एंगल भी लिख सकते हो, इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया क्या है बच्चों DA cos थीटा है जो एंगल फ्रेम करेगा वहां पर, क्योंकि यही रेडियस के अलॉन्ग है वही r²। तो सॉलिड एंगल को डी ओमेगा लिख दिया, एरिया DA cos थीटा है, रेडियस r² है, इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन DA cos थीटा ओवर r²। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, ये ओमेगा लिख दिया हमने, ठीक, डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, और ये हो गया हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DA cos थीटा बाई r², और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 4π स्टेरेडियन। तो इसको एक फार्मूले की तरह से आगे यूज करेंगे, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। मे भी हो सकता है कि आगे हम DS cos थीटा का भी लिख दें, ठीक है, और ओमेगा को ऐसे कैपिटल ओमेगा ऐसे लिख दें, ठीक है, तो इस DA को DS भी लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि नोटेशन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं और सारे नोटेशन आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका एक प्रिंटेड फॉर्म आपको दिखाते हैं, PPT जो बना रखा है। तो ये हमारा बच्चों एरिया वेक्टर टॉपिक। A small area of surface can be represented by a vector। जैसे यहाँ पर कोई भी एक बड़ा सा सरफेस S है, उसमें एक छोटा सा पैच ले लिया DS, जिसका एरिया वेक्टर DS वेक्टर है, ये इस सरफेस के नॉर्मल है, तो नॉर्मल को दिखाने के लिए n कैप लिख दिया गया है। तो एरिया वेक्टर DS इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए
पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बच्चों आप लिख लीजिए डेफिनेशन मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से लिखते हैं, जीरो लिख करके ऐसे कट कर दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये नोटेशन। मान लीजिए कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इसके अंदर हमने एक क्लोज सरफेस कोई भी एक सरफेस रख दिया। तो इस सरफेस में जैसे ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है इसके दो सरफेस हैं, एक इधर में और एक इधर में। तो हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल इधर होगा, उसको हमें डी ए या डी एस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इस समय एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है यहाँ से, उन्हीं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ तो एक पास हो रही है, लेकिन गिनना नहीं है आपको। एक सिंपल सा फार्मूला बताया जाएगा, इससे कैलकुलेट करना है। यह फार्मूला है E इंटू ए। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, वो था फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। लेकिन एक डेफिनेशन और भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, या सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यूनिट एरिया से जो लाइन पास हो रही है वो E है। अगर 2 एरिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो जाएगा। अगर A एरिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू E हो जाएगा। तो वही फार्मूला लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इंटू ए। इस कंडीशन में फार्मूला एप्लीकेबल है जब सरफेस नॉर्मल है या एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, अगर हम यूनिट फाई की बात करें तो E की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया के मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको थोड़ा और भी अरेंज करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर अलग कर लिया, इंटू मीटर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर क्या होता है बच्चों? जूल। तो जूल मीटर पर कूलम भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूले से इसकी यूनिट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हमारा सरफेस कोई जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो कि परपेंडिकुलर हो, ठीक, मे भी सरफेस किसी एंगल पर हो। तो एक बनाते हैं हम लोग जिसमें सरफेस थोड़ा टिल्टेड होगा। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हमने एक सरफेस बनाया। ठीक है, सरफेस कुछ ऐसे बना दिया बच्चों। तो ये हमारा सरफेस है जो दिख रहा है आपको राइट साइड में। ठीक है, ये चीज इसका राइट साइड सरफेस है। तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए या एस कुछ भी लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, ये एंगल थीटा है बच्चों। तो एरिया कंपोनेंट इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा और एरिया का कंपोनेंट इधर आ जाएगा बच्चों ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो सरफेस होगा वो ऐसे होगा, उसके थ्रू तो लाइन पास हो रही होंगी। लेकिन ए साइन थीटा करस्पॉन्डिंग जो सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, उसके थ्रू कोई लाइन पास नहीं होगी। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा? We have to take that component which is along the direction of electric field, means E into A cos theta. So in next line we can write phi equal to vector E dot A, vector E dot A dot B equal to AB cos theta। फार्मूला यही न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसके बिना काम चलना नहीं है। अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट किया जा रहा। ठीक है, ये ठीक बल्कि इसको और इजी कर देगा आगे के प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वही आलू प्याज टमाटर समोसा कुछ भी। यहाँ पर एक पैच बना लो बच्चों। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर डी ए, सरफेस के नॉर्मल इधर कहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल एक लाइन खींच लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखा दिया कि ये है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ है। तो डी ए का कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा बच्चों डी ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा बच्चों डी ए साइन थीटा। तो डेफिनेटली हमें डी ए कॉस थीटा वाला ही कॉम्पोनेंट लेना है।
तो इस सरफेस की वैल्यू छोटी सी है तो इसके थ्रू फ्लक्स भी छोटा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके थ्रू फ्लक्स भी छोटा होगा, तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई हो जाएगा हमारा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। डी एस भी लिख सकते हैं आप, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। डी फाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बच्चों ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट से ई डॉट डी ए, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, तो फाई डी फाई कहें फाई, तो ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला हो गया बच्चों, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा देखते हैं पीपीटी में इसको। तो मैंने एरिया वेक्टर बता दिया बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी लाइनें पास हो रही हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी एंगल थीटा विद डी एस इज, तो अभी पीछे बताया गया था डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, उसको डी एस लिख दिया, इसको ब्रेक करेंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक इरेगुलर कोई भी 3D डायग्राम यहाँ पर दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर एक पैच बनाया, तो इस पैच का एरिया वेक्टर डी एस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर एक पैच बनाया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा की वैल्यू कुछ है, थीटा लिख दिया उसको। यहाँ पर एक पैच बनाओ तो एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर एक पैच बनाओ आप यहाँ पर, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड में है, तो इनके बीच में थीटा 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर थीटा कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। तो हर जगह थीटा की वैल्यू कुछ न कुछ दिखाई गई, कहीं पर लेस देन 90, कहीं मोर देन 90, कहीं पर 90, कहीं पर 180, कहीं 0। तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी फाई का यहाँ फाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर क्लोज्ड है तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा ई इंटू एस, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो। और थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर लगो, यूनिट में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों।